कि सरकार ने जमीनों को वापस किया। या इस्लाम में तो इंटरेस्ट लेना लीगली तौर पे बहुत हराम माना जाता है और जो मेनली डिसीजन होगा वक्फ बोर्ड का अब वो कलेक्टर ले। वैसे तो दान करने का जिक्र दुनिया के सभी धर्मों में मिलता है और यह काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। और आप देखते हैं कि भागवत गीता में भी राजसिक दान, सात्विक दान जैसे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह इस्लाम में चैरिटी को जकात और सदाक कहा जाता है। जो हॉली बुक कुरान है मुस्लिम समुदाय का, उसमें भी आपको इसका कंप्लीटली डिटेल्स देखने को मिल जाता है। लेकिन इस्लाम में एक अलग प्रकार के चैरिटी का जिक्र मिलता है जो कि है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी, जिसे इस्लाम में सदकाए जरिया कहा गया है। सदकाए जरिया कॉन्टिन्यूअस चैरिटी एक ऐसा चैरिटी है जो चैरिटी करने वाले के, दान देने वाले के मृत्यु के बावजूद भी लोग उस दान का फायदा उठाते रहें ताकि मरे हुए व्यक्ति को, उसकी आत्मा को और बेहतरीन तरीके से शांति मिले स्वर्ग में। और आज जो हम और आप रोज सुन रहे हैं वक्फ जो है कंटिन्यूअस चैरिटी पे ही कंप्लीटली बेस्ड है, वरना कुरान में डायरेक्ट तौर पे इस वर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। होता क्या है कि 2000 BC के आसपास हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने मक्का में लोकल स्टोन्स को यूज करके मक्का में काबा शरीफ का निर्माण किया ताकि लोग यहाँ आ सके, अल्लाह की इबादत कर सकें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये जो प्रॉपर्टी बनी है वो अल्लाह को डोनेट कर दी गई है, यानी कि अल्लाह को दे दी गई है, और यहाँ पे उसके मरने के बावजूद जिसने बनाया है लोग अभी तक फायदा ले रहे हैं, अभी तक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और इसका डिटेल्स आपको कुरान में देखने को मिल जाता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया का पहला वक्फ प्रॉपर्टी काबा शरीफ को माना जाता है। और लगभग 2500 साल के बाद 632 ईस्वी के आसपास ये पूरे मध्य एशिया में बहुत फेमस हो जाता है और बहुत ज़्यादा फैलने लगता है। लोग इसे एक्सेप्ट करने लगते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि ज़मीन को अपने वक्फ करने से ना ही तो उसे किसी को दान में दिया जा सकता है, ना ही किसी को उपहार दिया जा सकता है, और ना ही किसी को बेचा जा सकता है, और ना ही उस पर कोई काम हो सकता है। और इस जमीन से जो भी हमें बेनिफिट होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के तौर पे हो या रेंट के तौर पे हो, इसको हम अच्छे कामों में यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रैवलर्स को दे सकते हैं, पुअर, स्लेव्स हो गए, गेस्ट हो गए, इनके काम वो जमीन आएगा। और यह जमीन किसी व्यक्ति की न होकर, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी न होकर, यह अल्लाह की जमीन हो जाएगी। और देखते ही देखते ये और फेमस हो गया और पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में फैलने लगा। वैसे तो अरबी शब्द है वक्फ, जिसका मतलब होता है कि रोक देना। तो लोगों ने अपने नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से इस वर्ड का यूज करना स्टार्ट किया कि भाई इसकी जमीन को रोक दिया गया है, यानी कि नहीं बेचा जा सकता है। तो लोगों ने वक्फ को ही बोलना स्टार्ट कर दिया, वक्फ शब्द का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे तो ये कॉन्टिन्यूअस चैरिटी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, पर इसकी एक समस्या थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। कोई भी आ रहा था, दे रहा था, ओरली, रिटेन। जो इसके आसपास के धर्म थे, पर्सियन हो गए वगैरह, बहुत सारे धर्म थे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड थे। उनमें बहुत सारी संस्थाएं थी, बहुत सारे लोग थे जो लेखा जोखा का काम करते थे, उसका कंप्लीटली डिटेल्स रखते थे। और इसके 20-25 साल बाद पूरे इलाके में उमैयद साम्राज्य का कब्जा हो गया, जिससे इस्लामिक साम्राज्य और ज्यादा मजबूत हो गया। और उस समय के खलीफा का यही गोल था कि किसी भी तरीके से ये जो सिस्टम है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी को, इसे हमें ऑर्गेनाइज्ड करना है ताकि लोगों में सदकाए जरिया को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। और वो काफी हद तक सफल भी रहे। उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया और इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड किया, जिसे वक्फ सिस्टम कहा गया। और जब ये बना था तो ये केवल मुस्लिम के लिए नहीं बना था, बाकी सभी कम्युनिटी के लिए बना था, पर आगे चलकर केवल मुस्लिम के लिए हो जाता है ये। और उस समय के खलीफा ने जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ हुए थे उस सभी का रिकॉर्ड और डेटा निकाला और एक पर्टिकुलर बंदे को रखा कि सभी को मेंटेन करेगा सभी एरिया में, जिसे मुतवल्ली कहा गया है। इवन आज भी हमारे कंट्री में जो वक्फ के सिस्टम को मेंटेन करते हैं लोकल तौर पे, उन्हें मुतवल्ली ही कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जो हर छोटी से छोटी डिटेल्स रखती थी कि किसने दान किया, कब दान किया, क्यों दान किया, क्या पर्पस था उसके दान करने का। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को उन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से लागू किया और लोगों को इसके लॉ, इसके नियम कानून को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। और पहला नियम इन्होंने यह बनाया कि यदि कोई व्यक्ति अपना वक्फ करा लेता है, यानी कि अपनी संपत्ति का दान कर देता है, तो किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं किया जाएगा। देने वाला वक्फ भी जो है, अगर चाहेगा कि मेरी वक्फ प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाए तो उसे नहीं किया जाएगा। हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसमें यह भी सिस्टम था कि अगर कोई हिंदू भी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान कर सकता है, पर उसका उपयोग जो होगा वो इस्लामिक तौर तरीके से होगा और इस्लाम के लिए ही होगा, यानी कि उससे कोई टेम्पल या चर्च नहीं बनाए जा सकते हैं। और वक्फ की प्रॉपर्टी से जुआ अड्डा या शराब अड्डा किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा।
लेकिन इस सिस्टम की एक समस्या थी कि अगर कोई वक्फ कराना चाहता है तो ओरली भी करा सकता है, यानी कि किसी लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको हमारे देश में 2024 में जो बना था कानून उसमें बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्या हो रही थी। वक्फ बोर्ड को कोर्ट के सामने प्रॉपर्टी को क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आपको मिलेगा कहाँ से। और वक्फ के भी कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक वक्फ फैमिली वक्फ कहते हैं, उसे उर्दू भाषा में बोलते हैं, जिसे वक्फ अल औलाद कहते हैं। यानी कि अगर आप चैरिटी करते हैं तो उस चैरिटी किए हुए संपत्ति से जो कुछ प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है, इसे ही वक्फ अल औलाद कहते हैं। और 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो उस पूरे इलाके पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है। और इस कब्जा होने के नाते उसने वहां पे जो भी मस्जिदें पहले से थीं या भारत में जो मस्जिदें बनने वाली थीं उसके आसपास के क्षेत्र को उन्होंने वक्फ करा दिया, जिससे ये हुआ कि बहुत सारे जो रेंट के तौर पे या एग्रीकल्चर से किसी भी तरीके से उस जमीन से जो प्रॉफिट आ रहा था उसको मस्जिद में यूज किया जाने लगा, और जो भी इमाम वगैरह थे उनका सैलरी उसी से दिया जाने लगा। और उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो पेशावर की जामा मस्जिद और उसके पास के 2 गांवों को भारत का पहला वक्फ संपत्ति माना जाता है। और धीरे धीरे ये भारत में भी ट्रेडिशनली काफी फेमस होने लगा और लोगों ने वक्फ करना स्टार्ट किया, जिसकी जानकारी तारीखी फिरोज शाही में मिलती है। और जहांगीर के समय तो हमारे बिहार में ही 20 बीघा जमीन हाजीपुर में दान किया गया था। इवन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 653 एकड़ जमीन वक्फ किया था सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए। और उस वक्त जो कंप्लीटली पूरा प्रॉपर्टी दान हुआ था वक्फ को, वो था 13,406 बीघा जमीन। और उसके बाद क्या होता है कि जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के जो धार्मिक मुद्दे थे उसको बचाने से या उस पर डिसीजन देने से वो बच रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि धार्मिक को लेकर भारत के लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इस पर डिसीजन देना ठीक डिसीजन नहीं होगा। लेकिन आने वाले 30 से 40 साल के बाद जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे उनमें करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले, जिसको लेकर अंग्रेजों के पास कंप्लेंट बहुत आने लगी। और अंग्रेज तो इसी फिराक में पड़े थे कि हमें बस एक मौका मिले, क्योंकि उनका पूरा नजर जो मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी था उस पे था। और अंग्रेजों को मौका मिल जाता है और उन्होंने नया एक्ट लगाया। उन्होंने बनाया कि जो भी धार्मिक संस्थाएं टैक्स नहीं दे रही थी अब वो टैक्स देंगी, और वो काजी एक्ट लेकर आया। यानी कि जो पहले काजी फैसला किया करता था वक्फ बोर्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो अब काजी नहीं करेगा, यानी कि काजी की कहानी खत्म कर देते हैं और वो भी अंग्रेजी तौर पे केस चलेगा और जो अंग्रेज जज होता है वो जजमेंट देगा उस पर। इसके कुछ साल बाद अंग्रेजों ने फिर नया नियम लाया। उनका मानना था कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज बनेंगे, जैसे स्कूल्स हो गया, डैम, हॉस्पिटल, रोड बनेंगे, तो वो वक्फ हो या कोई भी बोर्ड हो, कोई भी धार्मिक जमीन हो, उसको वो चाहे तो ले सकते हैं और उसके बदले में लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पर परेशानी ये थी कि वो जमीन किसी के नाम पे थी ही नहीं, वो तो अल्लाह को डेडिकेटेड थी, तो वो कैसे हो सकता है कि कोई वो जमीन ले सके। पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस कानून को लागू कर दिया। इस तरह से जो वक्फ सभी कम्युनिटी के लिए था वो केवल मुस्लिम के लिए बन जाता है। लेकिन जब अंग्रेज चले जाते हैं तब भारत 2 भागों में बंट गया। तो कुछ मुतवल्ली और वक्फ के मेंबर पाकिस्तान चले गए और कुछ सिख और हिंदू पाकिस्तान से भारत चले आए। तो पाकिस्तान में जो उनकी जमीनें थी वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाइड कर लिया, लेकिन जो भारत में जमीनें थीं, जो घर था, जो लोग यहाँ से गए थे, वहाँ से आने के बाद जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे उनके लिए भारत में ही कैंप बनाया गया उन्हीं जमीनों के ऊपर। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा कैंप पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बनता है। उस वक्त की सरकार ने इन सभी जमीनों को रिफ्यूजीज में बांटना स्टार्ट कर दिया, जिसे लेकर वक्फ बोर्ड उस समय कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में वो प्रस्ताव रखता है कि ये सारी जमीनें किसी पब्लिक या किसी व्यक्ति की नहीं है, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई आप कैसे दे सकते हैं किसी और को। जिसको लेकर काफी दिनों तक केसेस चला। उसके बाद में न्यायपालिका ने बता दिया कि ठीक है, ये जमीनें वक्फ को वापस कर दी जाए, और उस समय की सरकार ने जमीनों को वापस किया। और 21 मई 1954 को भारत सरकार वक्फ एक्ट 1954 लेकर आती है, जो कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है और सभी राज्यों के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। और 21 मई 1954 को भारत सरकार वक्फ एक्ट 1954 लेकर आती है, जिसमें यह बताया गया था कि वो कुछ राज्यों में छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा और सभी राज्यों के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। और जिस राज्य में शिया मुस्लिम ने ज्यादा डोनेट करा होगा वहाँ 2 वक्फ बोर्ड होगा, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन राज्यों में आप देख सकते हैं कि 2 वक्फ बोर्ड हैं। आजादी के बाद जब वक्फ को लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया तब वक्फ के मेंबर ने सर्वे करा, तो जहां राजस्थान में पहले 73 वक्फ प्रॉपर्टीज थी, वहीं ये बढ़कर 1965 हो गया। तभी लोगों ने मुद्दा उठाया कि यदि वक्फ सेंट्रल लेवल पे होगा तो ये सारे करप्शन या सारे जो परेशानियां हैं इसको रोका जा सकता है, जिसको लेकर सरकार ने CWC बनाया, जो देश के सभी वक्फ बोर्ड पर नजर रखती थी।
लेकिन समस्या तब आया जब कुछ लोग अपना जमीन को बेचने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये संपत्ति तो वक्फ की है जिस पर वो रह रहे हैं। देखते ही देखते भारतीय कोर्ट में फाइल का पहाड़ लग जाता है और कुछ ही दिन बाद देखा जाता है आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के बाद 4 करोड़ रुपए का सप्लाई आ चुका है, जिसको उन्होंने एफडी करा लिया और 10% उससे रिटर्न भी ले रहे हैं। लेकिन समस्या यह आई कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भैया इस्लाम में तो इंटरेस्ट लेना लीगली तौर पे बहुत हराम माना जाता है, पर बड़ी ही बेरहमी से उनकी आवाज को दबा दिया गया और 21 मार्च 1976 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट को पास किया। इंदिरा गांधी ने वक्फ को एक लेटर भेजा और जिस भी वक्फ बोर्ड को सरकार का पैसा देकर खड़ा किया गया है अब वो रेंट देना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से सरकार को बहुत सारे रूल्स में चेंज करने पड़े। एक बार तो वक्फ ने ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, बट लीगल पेपर और डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। इसके कमियों को दूर करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में न्यू वक्फ एक्ट लाया, जिसका बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया और इसके तहत वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जो एक प्रकार के कोर्ट होते हैं। इसका काम था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी वक्फ से रिलेटेड केसेस पड़े हैं उनका भार कम करने के लिए, ताकि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन न हो, ये सारा अलग से सॉल्व करेगा। वक्फ एक्ट 1995 को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया था। इसको लेकर हिंदू समुदाय में नाराजगी देखने को मिलती है। लोगों का कहना था कि भाई टेम्पल्स भी तो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, फिर वक्फ को इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी क्यों बनाया जा रहा है। अगले 10 साल तक हमारे यहाँ बहस चलती है इस पर और लोग इस बात को लेकर प्रेशर बनाने लगते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन वक्फ के पास बहुत सारी जमीनें हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो बात जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार ने 2005 में इसका डेटा एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि आखिर में एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। तब 2006 में अचर समिति ने अपना रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपीस है, जिसका अगर 10% भी रिटर्न आता है तो वो 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन भारतीय वक्फ बोर्ड का कहना था कि यह मात्र 163 करोड़ है, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है। और सिंगापुर की 200 वक्फ प्रॉपर्टी का जो कुल वैल्यू था वो था 42.7 करोड़ और भारत के 5 लाख वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो टोटल वो नेटवर्थ था वो था 163 करोड़। ये बहुत बड़ा डेटा गैप है। जब इस पे वक्फ बोर्ड पे क्वेश्चन उठा तो उसने कहा कि हमारे बहुत सारे जमीनों को भूमाफियाओं, लैंड माफियाओं ने, पॉलिटिशियंस ने कब्जा कर लिया है और वहाँ के जो मुतवल्ली थे वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। बिना वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किए वो बहुत सारी जमीनें बेच देते थे या लीज पे दे देते थे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने विजय माल्या की एक शराब कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर अपना जमीन दे दिया, जो कि इस्लाम में हराम है कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी अब शराब खाने के लिए कभी नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते। और काफी डेटा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यह जो पूरा स्कैम है 2 लाख करोड़ रुपए का है। और चंद्रबाबू नायडू ने भी 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और यही नहीं, बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, चाहे वो मुकेश अंबानी का घर हो या ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। हर तरफ केस चल रहा है, जो कि केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। दिल्ली के फतेहपुरी और जामा मस्जिद के वक्फ एरिया में 2,000 रुपए में रेंट दिया जाता है, जबकि कम से कम वहाँ 20,000 रुपए में देना चाहिए। और यही नहीं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ 1 रुपए से 11 रुपए तक का किराया लिया जाता है, जहां 1 रुपए से 11 रुपए तक का किराया लिया जाता है। और वक्फ बोर्ड ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें सबसे ज्यादा जो भू माफिया थे वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे। यानी कि वक्फ बोर्ड को जो सबसे ज्यादा समस्या था उसके खुद के कम्युनिटी के भू माफियाओं से था, जिसको देखते हुए सरकार ने 2024 में यह एक्ट लाया और उसमें बताया कि अब जो सर्वे करेगा वो वक्फ का बोर्ड मेंबर नहीं होगा, जो जिला का कलेक्टर होता है वही सर्वे करेगा वक्फ का। और यह भी कहा गया है कि जो पिछले 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है वही अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ करा सकता है। और कलेक्टर जो भी सर्वे करेगा वो उसका डेटा जो है वो वक्फ बोर्ड को नहीं सबमिट करेगा, वो राज्य सरकार को सबमिट करेगा। और यदि वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसे जिला के कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। और वक्फ बोर्ड के मेंबर में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम होंगे और मुस्लिम कम्युनिटी की कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और जो मेनली डिसीजन होगा वक्फ बोर्ड का अब वो कलेक्टर लेगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वक्फ बोर्ड ओरली भी हो जाता है, तो उसे बंद कर दिया गया कि अब केवल रिटन और वैलिड जो होगा, जिसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसे ही वक्फ बोर्ड में सबमिट किया जाएगा और जो ओरली होगा उसे नहीं माना जाएगा। इस एक्ट को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रस्ट इशू है और खासकर इस गवर्नमेंट पे। तो यह था हमारा पूरा एनालिसिस वक्फ के बारे में। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई भी गलती हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और यही सब एक्ट है जिनको 2025 में संशोधित किया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।